नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस क्लास में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। और हम पढ़ रहे थे क्या, मानव शरीर संरचना एवं अंग तंत्र के बारे में। इसका एक पार्ट हमने करा दिया है, ये दूसरा पार्ट है। लगातार बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बार बार कंटेंट को दोहराते रहिए, क्योंकि बार बार रिपीटेशन करने से ही हमें कंटेंट क्या होगा, याद होगा। किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए अर्थात किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करने के लिए उस काम को बार बार करना होता है, तभी वो हमारी हैबिट में आता है। ठीक है, और तभी वो हमें आसान लगता है। तो मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आज हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन और श्वसन तंत्र के बारे में। तो स्टार्ट कर लेता हूं बिना किसी टाइम वेस्ट के। अगर आप चैनल पर हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, तो हमारे पास है श्वसन, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, एवं श्वसन तंत्र, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहले बात कर लेता हूं किसके बारे में, श्वसन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो एक बार ये पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूं। कोशिकाओं को अपनी विभिन्न क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात जब कोशिकाएं काम करेंगी तो उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। तो जो कोशिका है उनको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऊर्जा की। अब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो ये ऊर्जा बनेगी कैसे, तो ऊर्जा प्राप्त करने हेतु कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती हैं। अर्थात कोशिकाओं के पास क्या होता है, आपका पोषक तत्व होता है। क्या होता है, पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व कहां से आया था, तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो आपकी छोटी आंत होती है, छोटी आंत पोषक रस होता है, जो रस होता है उसको अवशोषित करती है और स्टोर करती है और ये कोशिकाओं तक पहुंचाती है। अब ये आ गए कोशिकाओं तक, ये पोषक तत्व है। अब इस पोषक तत्व का हमें करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अर्थात जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगी इसके साथ तो हमारे पास क्या बनेगी, हमारे पास बनेगी ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। और ये ऊर्जा किस रूप में बनेगी, एटीपी के रूप में। किसके रूप में बनेगी, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये ऊर्जा बनेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो इस क्रिया के फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है तथा हानिकारक CO2 गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करने की इस प्रक्रिया के लिए वायुमंडलीय O2 का शरीर में प्रवेश तथा CO2 का उत्सर्जन परम आवश्यक है। तो देखिए ये ऊर्जा बनी, क्या बनी, ये ऊर्जा। अब इस ऊर्जा का उपयोग कौन करेंगी, कोशिका करेंगी। जब ऊर्जा का उपयोग कोशिका करेंगी तो साथ में क्या बनेगी, CO2 बनेगी। क्या बनेगी, CO2। और ये CO2 जो होती है ये हमारे फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ठीक है, और O2 कहां से ली जाएगी, ये O2 ली जाएगी हमारे नाक के जरिए। किसके द्वारा ली जाएगी, नाक व मुंह के जरिए अंदर ली जाएगी। आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा यहां तक। गैसों का ये आदान प्रदान, अर्थात O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर त्यागना, ये जो आदान प्रदान है ये रक्त के माध्यम से पूर्ण होता है। अर्थात ये रक्त के साथ जुड़ती है और रक्त के साथ ही ये बाहर आती है। रक्त O2 गैस को अपने अंदर घोलकर विभिन्न अंगों व ऊतकों तक पहुंचाता है तथा उनके द्वारा CO2 को अपने अंदर समाहित कर वातावरण में भेजता है। गैसों CO2 और O2 के इस आदान प्रदान की क्रिया को पर्यावरण, रक्त और कोशिकाओं के मध्य होती है। कोई क्या कहते हैं, हम रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहा जाता है। यह बात समझ में आ गई होगी। तो जो आपका श्वसन होता है, श्वसन में क्या करते हैं, CO2 और O2 इनका क्या करते हैं, लेन देन करते हैं। और CO2 और O2 ये किसके द्वारा, मतलब O2 कहां तक, कौन पहुंचाएगा कोशिकाओं तक, तो रक्त पहुंचाएगा। मतलब रक्त में घुलेगी क्या, आपकी O2 घुलेगी और ये पहुंचाई जाएगी कहां पर, कोशिका तक पहुंचाई जाएगी। कहां तक पहुंचाई जाएगी, कोशिका तक। अब देखिए कोशिका जब काम करेंगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ये बनेगा CO2। तो फिर से रक्त में क्या घुलेगी, आपकी CO2 घुलेगी और फिर रक्त इस CO2 को हमारे कहां तक पहुंचाएगा, फेफड़ों तक पहुंचाएगा। कहां तक पहुंचाएगा, फेफड़ों तक। और फेफड़ों के जरिए फिर ये हमारे नाक के जरिए बाहर निकाल दी जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
ठीक है। और ये O2 कहां से ली जाएगी, फेफड़ों से ली जाएगी प्रारंभ में ये फेफड़ों से। अभी मैं पूरा डायग्राम आपको बताऊंगा, एक बार समझिए। तो फेफड़ों से आए में आएगी क्या, O2, फेफड़ों में क्या आएगी, O2 आ जाएगी। अब O2 कहां पर जाएगी, रक्त में, अर्थात रक्त में घुलनशील होकर के घुल जाएगी। फिर रक्त जाएगा कोशिकाओं तक, तो कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा O2। जब कोशिकाओं तक O2 पहुंच जाएगा तो क्या होगा, पोषक तत्व का ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, ऊर्जा बनेगी, यहां पर ऊर्जा बनेगी। और जब इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका करेंगी तो किसका निर्माण होगा, CO2 का। किसका निर्माण होगा, CO2 का। अब ये CO2 पुनः रक्त में घुलेगी, रक्त के जरिए ये कहां पर छोड़ेगी, इसको फेफड़ों में। जब फेफड़ों में छोड़ेगी तो फेफड़ों के जरिए फिर ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो किन गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, CO2 और O2 गैस का आदान प्रदान हो रहा है। और जब गैसों का आदान प्रदान होता है तो इसी को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सुनिए, श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु को नाक, गले तथा श्वास नलिकाओं के जरिए फेफड़ों में पाए जाने वाली वायु कोशिका कूपिका में पहुंचाया जाता है। अभी आगे डायग्राम आएगा, आप लगातार बनी रहिए। पहुंचाया जाता है, कूपिका की झिल्ली अत्यंत महीन होती है जिसमें केशिका रुधिर वाहिकाओं का जाल होता है। यहां वाहिकाओं में मौजूद रक्त श्वास द्वारा लाई गई ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा रक्त द्वारा लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कोशिकाओं में छोड़ दी जाती है। यह अशुद्ध वायु फेफड़ों से श्वास के द्वारा वातावरण में छोड़ दी जाती है। तो ये जो समझाया हूं यही इस पैराग्राफ में बताया गया है शब्दों में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं अब किसके बारे में, मानव श्वसन तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। कैसे, सुनिए। मानव में मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला क्वेश्चन हो गया है कि जो मानव का श्वसन तंत्र वह है, मानव का श्वसन तंत्र, इसको कितने भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग कौन सा हो गया है, ऊपरी श्वसन तंत्र। तो पहला भाग तो हो गया है ऊपरी श्वसन तंत्र हो गया है। और दूसरा भाग क्या हो गया है, तो देखिए दूसरा भाग हो गया है निचला श्वसन तंत्र। तो दूसरा भाग हो गया है निचला श्वसन तंत्र हो गया है। और तीसरा भाग क्या हो गया है, श्वसन मांसपेशियां हो गई हैं। तो तीसरा भाग हो गया है श्वसन मांसपेशियां, श्वसन मांसपेशियां। तो पहला क्वेश्चन यहां से आ जाएगा कि मानव के श्वसन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग का नाम है ऊपरी श्वसन तंत्र, दूसरे भाग का नाम है निचला श्वसन तंत्र, और तीसरा भाग हो गया है श्वसन मांसपेशियां। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हमारा आता है इसका भाग ऊपरी श्वसन तंत्र। तो पहला देखिए, आपका पहले ये डायग्राम समझ लीजिए, वो बता देता हूं कि CO2 और O2 का कैसे आदान प्रदान होता है। ठीक है, चलिए। तो ये तो हमारी क्या है, नासिका है। ये हो गई आपकी नासिका, नाक जिसको बोलते हैं। ठीक है, और नाक में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। ये बाल क्या करते हैं, वायु को फिल्टर करते हैं, अर्थात वायु में मिट्टी वगैरह जो होती है ना, उनको ये बाल रोक लेते हैं और फिल्टर करके वायु को आगे भेजते हैं। ये वायु आगे आएगी किसमें, ग्रसनी में आएगी। किसमें आएगी, ग्रसनी में आएगी। ठीक है, तो ये वायु आएगी आगे ग्रसनी में, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। यहां पर आ गई। फिर ग्रसनी से वायु कहां पर आएगी, लेरिंग्स में आएगी। ये है आपका लेरिंग्स, जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र, लेरिंग्स। ठीक है, लेरिंग्स में आ गई। लेरिंग्स में आने के बाद में ये वायु कहां पर आएगी, ये आएगी श्वास नली में, श्वास नली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया बोलते हैं। श्वास नली में आ गई। क्या अभी O2 आ रही है। ठीक है, श्वास नली में आने के बाद में ये वायु किस में आएगी, देखिए यहां पर आ गई है, श्वास नली है ये अभी यहां पर। अब ये जो ये नली है, ये वाली नली, ये 2 भागों में बट रही है, ऐसे ये 2 भागों में बट रही है। तो ये बट गई अब किसमें, इसको बोलते हैं हम क्या, श्वसनी बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ये लीजिए
ब्रोंकाई बोलते हैं इसको। ठीक है, अब आगे ये श्वसनी है, ये छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो जाएगी, ऐसे छोटी छोटी नलिकाओं में, देखिए विभक्त हो रही है ना, ये से आगे छोटी छोटी नलिकाओं में विभक्त हो रही है। तो इन छोटी छोटी नलिका बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये पूछेगा क्या? श्वसन तंत्र का मार्ग पूछेगा आपको, क्वेश्चन दे देगा श्वसन तंत्र का मार्ग बताइए। तो सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं श्वसन तंत्र का मार्ग। श्वसन तंत्र का मार्ग ये है। तो कैसे? सबसे पहले वायु कहां पर आ रही है? नासिका में आ रही है। तो पहला तो हो गया है नासिका। नासिका से फिर कहां पर आएगी वायु? ग्रसनी में आएगी। तो यहां पर लिख देता हूं ग्रसनी, हो गया है। फिर ग्रसनी से कहां पर आएगी वायु? ऑक्सीजन लेरिंग्स में आएगी। तो ये लीजिए लेरिंग्स हो गया है। लेरिंग्स को बोलते हैं स्वर यंत्र बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद में लेरिंग्स में आगे कहां पर जाएगी? तो ये जाएगी श्वास नली में। कहां पर जाएगी? श्वास नली में जाएगी। आगे एयर, वायु जाएगी। श्वास नली में जाने के बाद में आगे किस में जाएगी? ये जाएगी श्वसनी में। तो ये चली गई है श्वसनी में, जिसको बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई बोलते हैं। और श्वसनी में जाने के बाद में लास्ट में कहां पर जाएगी? ये श्वसनिका में जाएगी। श्वसनिका, श्वसनिका में जाने के बाद में लास्ट में जो फेफड़ों में पाई जाती है छोटी छोटी संरचना पाई जाती है, जिनको बोलते हैं फेफड़ों की इकाई बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मतलब वो होती है आपका की क्या? कूपिका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एल्वोलाई। तो ये है आपका किसका? श्वसन तंत्र का मार्ग है। पूछता है ये क्वेश्चन, आया हुआ भी है राजस्थान की एग्जाम में क्वेश्चन कि श्वसन तंत्र का मार्ग है। तो पहले वायु आएगी नासिका में, फिर जाएगी ग्रसनी में, फिर आएगी लेरिंग्स में, फिर आएगी श्वास नली में, फिर आएगी श्वसनी में, फिर आएगी श्वसनिका में, और लास्ट में जाएगी कूपिका में। और कूपिका क्या होती है? आपकी फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो मैं यहां पर लिखता हूं कि कूपिका क्या है। कूपिका, तो कूपिका जो होती है, कूपिका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोलाई, 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 एल्वियोलाई। जो कूपिका क्या होती है? फेफड़ों की, फेफड़ों की संरचनात्मक, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है आपकी राजस्थान की एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक एक करके इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम ऊपरी श्वसन तंत्रों के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, आगे है आपका ये, फिर जो ये है आपका किस कहां से, सॉरी एक मिनट, देखिए ये है लेयरिंग से आगे ये संरचना हम पढ़ रहे हैं, लेयरिंग से लेकर के ये वाली, ये संरचना आगे, ये संरचना बता रहा हूं मैं आपको। तो ये देखिए, तो ये ऊपरी ऊपरी क्या है आपका? लेरिंग्स है। क्या है? लेरिंग्स है, लेरिंग्स। तो ये लेरिंग्स हो गया है। और लेरिंग्स ही जो है ये आवाज उत्पन्न करता है। क्या करता है? आवाज उत्पन्न। और ये क्या हो गई है? श्वास नली हो गई है। ये क्या हो गई है? श्वास नली। और श्वास नली में टोटल जो छल्ले होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर देखिए ये श्वास नली हो गई है, श्वास नली। अब ये जो श्वास नली है, आगे ये श्वास नली देखिए 2 भागों में बट रही है, ऐसे 2 भागों में बट रही है ना। तो ये भाग हैं, ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे श्वसनी। क्या कहलाएंगे? यहां पे लिखता हूं श्वसनी कहलाएंगे। और इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई बोलते हैं। ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए ये आपकी जो श्वसनी है ये आगे चल करके आगे बढ़ रही है, और नलिकाओं में ऐसे बढ़ रही है, नलिकाओं में। तो आगे ये नलिकाओं में ऐसे बढ़ रही है, देखिए ये बढ़ रही है ना। तो ये नलिका है आगे जिसमें बटी है, इन नलिकाओं को क्या बोलते हैं? इन नलिकाओं को बोलते हैं क्या? श्वसनिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नलिका हो गई, ये पूरी है, इनको बोलते हैं श्वसनिका। श्वसनिका क्या बोलते हैं? श्वसनिका। इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है,
तो ये हो गई इसके बारे में। और आपको ध्यान रखना है, श्वास नली जो होती है इसमें कितने छल्ले पाए जाते हैं? 9 छल्ले पाए जाते हैं। अभी आगे आ जाएगा ये भी, ठीक है। तो ये मानव श्वसन तंत्र में श्वास नली का विभाजन किया हुआ है। किसका किया हुआ है? श्वास नली अर्थात जो ट्रेकिया है उसका किया हुआ है। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास रहा है ऊपरी श्वसन तंत्र। क्या रहा है? ऊपरी श्वसन तंत्र के बारे में अब बात कर लेते हैं। वो तो अब तक तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया इनकी। क्या पढ़ लिया? स्ट्रक्चर, ठीक है। ये पहले तो हमने पढ़ा इसके 3 भाग में बटा होता है। फिर हमने ये इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी कि जो इसका मार्ग है किसका? CO2 का। CO2 जाएगी बाहर, ठीक है, और O2 आएगी अंदर। तो जो इसका मार्ग है ये मार्ग हो गया है। फिर हमने इसकी संरचना पढ़ ली कि जो लेरिंग्स है वो क्या होता है, श्वास नली क्या होती है, श्वसनी क्या होती है और श्वसनिका क्या होती है, ये पढ़ लिया है। अब बात कर लेते हैं एक एक भाग के बारे में। तो पहला भाग हमारे पास रहा है ऊपरी श्वसन तंत्र, जिसको बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। चलिए, ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य रूप से नासिका, मुख, ग्रसनी, स्वर यंत्र जिसको बोलते हैं लेरिंग्स कार्य करते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन बनता है कि जो ऊपरी श्वसन तंत्र है, ऊपरी श्वसन तंत्र, ऊपरी श्वसन तंत्र के कितने भाग हैं? तो पहला ही पहला हो गया इसका नासिका, जिसको बोलते हैं नाक बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो गया है? मुख हो गया है, अर्थात नाक के जरिए भी हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं, और नाक के जरिए भी हम वायु लेते हैं। तो दो तो ये हो गए। फिर ये वायु जाएगी कहां पर? ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी में जाने के बाद में ये वायु जाएगी कहां पर? लेरिंग्स में। कहां पर जाएगी? लेरिंग्स में जाएगी। तो ये इसके 4 भाग हो गए किसके? ऊपरी श्वसन तंत्र के। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मुख्य रूप से इसके भाग हो गए, कार्य करते हैं इसमें, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं नासिका, जिसको बोलते हैं नोज, नाक बोलते हैं। यह पहला श्वसन अंग है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, पहला श्वसन अंग कौन सा है? तो पहला श्वसन अंग आपका कौन है? नोज है, नाक है, नासिका है। जहां पर मैं बॉक्स बना दूं वो याद करके जाना है आपको बिल्कुल रूप से। तो पहला श्वसन अंग है नाक, जो बाहर दिखने वाले एक जोड़ी नासाद्वार से शुरू होता है। अर्थात हमारा नाक जो है वो 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। यह एक बड़ी गुहा के रूप में होती है, जो एक पतली हड्डी व झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। तो नाक एक पतली झिल्ली के द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है। नासिका गुहा का पृष्ठ भाग क्या कहलाता है? नासाग्रसनी कहलाता है। तो इसका जो भाग होता है, नाक का भाग अंदर से पृष्ठ भाग, ये कहलाता है नासाग्रसनी, जिसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स बोलते हैं, में खुलता है। पृष्ठ भाग नासाग्रसनी नेजोफेरिंग्स में खुलता है। नासिका गुहा में पाए जाने वाले महीन बाल, पतली झिल्ली में होने वाला रक्त प्रवाह, झाड़ूनुमा पक्षमाप जिसको बोलते हैं सीलिया, तथा श्लेष में आपसी सहयोग से श्वास वायु में धूल कण, पराग कण यानी पोलन से, फफूंद आदि को दूर कर उसे क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। अर्थात नाक में पाए जाते हैं क्या? बाल पाए जाते हैं। और बालों का कार्य क्या होता है? वायु को फिल्टर करना, साफ करना होता है। इस शुद्धि के पश्चात ही श्वास वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो पश्चात ही श्वास वायु में अंदर प्रवेश करती है। अब चलता हूं आगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा नाक के बारे में, तो ठीक है। तो नाक जो होता है ये पहला श्वसन अंग है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नाक में जो बाल पाए जाते हैं उनका कार्य होता है वायु को फिल्टर करना, जिससे वायु में जो धूल कण वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं? नाक में ही रह जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण हमारे नाक में अपशिष्ट जम जाता है, ठीक है। आगे चलिए। अब आगे हमारे पास आता है मुख, क्योंकि 4 भाग थे इसके, किसके? ऊपरी श्वसन तंत्र के। पहला था नासिका, दूसरा है मुख। तो अब मुख के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो माउथ है, मुख है, मुख श्वसन तंत्र में एक द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। क्वेश्चन आएगा, द्वितीयक अंग के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो करता है आपका मुख करता है, माउथ करता है। श्वास लेने में मुख्य भूमिका नासिका की होती है। तो इसको मेन कर लो कि श्वास लेने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? नाक की होती है, नोज की होती है। परंतु आवश्यकता होने पर मुख भी क्या करता है? श्वास लेने के काम आता है। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि मुख से ली गई श्वास वायु नासिका से ली गई श्वास की भांति
शुद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि नाक में तो क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, और बाल किसका कार्य करते हैं? वायु को फिल्टर करने का। लेकिन जब हम मुख से श्वास लेते हैं तो क्या मुख में बाल पाए जाते हैं? पाए जाते हैं क्या? नहीं पाए जाते हैं। तो मुख से वायु फिल्टर नहीं होती है, तो मुख से ली गई वायु क्या होती है? अशुद्ध होती है, वो फिल्टर नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब बात लेते हैं किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में। तीसरा भाग आ गया है ग्रसनी, ऊपरी श्वसन तंत्र का, जिसको बोलते हैं फेरिंक्स बोलते हैं। ग्रसनी एक पेश या चिमनी नुमा संरचना है जो नासिका गुहा के पृष्ठ भाग से आहार नली के ऊपरी भाग तक फैली हुई है। ग्रसनी को तीन भागों में विभक्त किया गया है। तीन भाग हैं ग्रसनी के। पहला है नासा ग्रसनी, जिसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। दूसरी है मुख ग्रसनी, जिसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और अगली है अधोग्रसनी, जिसको बोलते हैं अधोग्रसनी या कंठ ग्रसनी, जिसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। नासा ग्रसनी, नासा ग्रसनी नासिका गुहा के पृष्ठ भाग में पाए जाने वाला ग्रसनी का प्रथम भाग है, मतलब ये नाक का प्रथम भाग है। ठीक है, तो आपकी जो ग्रसनी है, ग्रसनी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग तो क्या हो गया है? नासा ग्रसनी। नासा ग्रसनी, जो नाक का जो पृष्ठ भाग होता है इसको बोलते हैं नासा ग्रसनी बोलते हैं, नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? दूसरा भाग है आपका क्या? अधो मुख ग्रसनी। क्या है? मुख ग्रसनी है, मुख ग्रसनी है, जिसको बोलते हैं क्या? ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। और तीसरा आपका क्या है? अधोग्रसनी। अधोग्रसनी, अधोग्रसनी को क्या बोलते हैं हम? कंठ ग्रसनी बोलते हैं। अर्थात हमारा जो कंठ होता है यहां वहां पर पाई जाती है। जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स के ऊपरी भाग पर पाई जाती है क्या? आपका अधोग्रसनी पाई जाती है। यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलिए। वायु नासिका गुहा से गुजरने के पश्चात नासा ग्रसनी से होती हुई मुख ग्रसनी में आती है। मुख से ली गई श्वास सीधे मुख ग्रसनी में प्रवेश करती है। तो जो हम मुख से वायु लेते हैं, मुख से वायु लेते हैं, वो फिर जाती कहां पर है? वो जाती आपकी मुख ग्रसनी में। कहां पर जाती है? मुख ग्रसनी में जाती है। यह बात भी आपको ध्यान में रखना है। मुख ग्रसनी से वायु कंठ ग्रसनी में, फिर ये कहां पर जाएगी? कंठ ग्रसनी में जाएगी, कंठ ग्रसनी में। ठीक है, यह है आपका मुख का मार्ग है, मुख से ली गई वायु का मार्ग है। ठीक है, आगे देखिए। कंठ ग्रसनी से होते हुए एपिग्लोटिस यानी घाटी ढक्कन की सहायता से स्वर यंत्र में प्रविष्ट करती है। तो ये फिर कंठ ग्रसनी की सहायता से, कंठ ग्रसनी में आने के बाद में एपिग्लोटिस होता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एक ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। एपिग्लोटिस की सहायता से ये प्रवेश किसमें करती है? ये करती है स्वर यंत्र में, अर्थात जो लेरिंग्स होता है। क्या होता है? लेरिंग्स, उसमें प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रविष्ट होती है घाटी ढक्कन। देखिए, इसी एपिग्लोटिस को बोलते हैं घाटी ढक्कन। आपको इंग्लिश का वर्ड याद करना है, एपिग्लोटिस। इंग्लिश का वर्ड याद करोगे सही रहेगा। ये घाटी ढक्कन, ये हिंदी के वर्ड है, ये अटपटे होते हैं थोड़े। घाटी ढक्कन एक पल्ले नुमा लोचदार उपास्थि है। मतलब ये क्या है? घाटी ढक्कन एक उपास्थि है, जिसको बोलते हैं कार्टिलेज है। तो ये क्या है? एक उपास्थि है। ध्यान में रखना है, पूछ लेगा कि एपिग्लोटिस है, वो बोल देगा अस्थि है, उपास्थि है, कोशिका है, विभिन्न प्रकार के शब्द देगा। तो एपिग्लोटिस क्या है? उपास्थि है, कार्टिलेज है, जो श्वास नली एवं आहार नली के मध्य एक स्विच का कार्य करती है। ऐसे समझिए, ये क्या है? आपका ग्रसनी है। क्या है? ये ग्रसनी है। अब देखिए, ये जो ग्रसनी है ये आगे विभक्त होगी किसमें? आपकी आहार, एक तो होगी किसमें? आहार नाल में। चलिए, तो ऐसे विभक्त होगी, दो भागों में विभक्त होगी। ये जो सीधा यहां पर ये नली तो है भोजन की नली, ये तो क्या है? भोजन नली, भोजन नली। और ये इस तरफ वाली जो नली है, ये वाली नली, ये है श्वास नली, श्वास नली। अब यहां पर एक मिनट में कलर चेंज करता हूं। ये लीजिए, यहां पर ये ढक्कन पाया जाता है, ये ऐसा ढक्कन पाया जाता है। क्या? एपिग्लोटिस। तो ये स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस क्या है? एक उपास्थि है। ये एपिग्लोटिस कब कब कार्य करता है? जब हम खाना खाते हैं।
क्या जब हम खाना खाते हैं तो ये इस श्वास नली को बंद कर लेता है ताकि भोजन इस श्वास नली में नहीं जाए, सीधा ऐसा भोजन चला जाएगा किसमें, आहार नली में, आहार नली में चला जाएगा भोजन। अगर ये क्या, ये वाला ये ढक्कन खुला रह गया तो भोजन आ जाएगा इस तरफ श्वास नली में और हमें जोर से धांस आएगी, ठीक है, जोर से खांसी आएगी। अब जब खांसी आएगी तो ये भोजन है ये दोबारा से यहां पर आ जाएगा, कहां पर, इस ग्रसनी में आ जाएगा, और ग्रसनी में आ जाएगा तो नीचे वापस से इस आहार नली में आ जाएगा। तो जो आपकी एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस का कार्य होता है क्या, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, श्वास नली में जाने से रोकना, यह बात आपको पता होना जरूरी है। तो एपिग्लोटिस कार्य करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई होगी एपिग्लोटिस के बारे में, आई होप समझ में आ गया होगा। और ये किस पर पाया जाता है, लेरिंग्स पर पाया जाता है, मतलब ये लेरिंग्स का ढक्कन है। ये अभी इस तरफ का क्या पाया जाएगा, ये लेरिंग्स है, ये वाला क्या है आपका लेरिंग्स है। तो ये लेरिंग्स के ऊपर ही पाया जा रहा है ना, तो ये पूछ भी सकता है कि लेरिंग्स के ऊपर कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, तो वो होता है आपका एपिग्लोटिस। कौन होता है, एपिग्लोटिस होता है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, चूंकि ग्रसनी भोजन निगलने में भी सहायक है, ऐसे में एपिग्लोटिस एक ढक्कन के तौर पर कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि वायु श्वास नली में ही जाए तथा भोजन आहार नली में। यह बात मैंने आपको समझा दी है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब चौथा डी, क्योंकि ऊपरी श्वसन तंत्र के 4 भाग थे। डी है स्वरयंत्र, इसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है, यह कंठ ग्रसनी वह श्वास नली को जोड़ने का वाला एक छोटी सी संरचना है। तो ये क्या करता है, लेरिंग्स, लेरिंग्स होता है ऐसे बीच में, ऐसे समझिए, लेरिंग्स होता है बीच में। अब लेरिंग्स से पहले कौन होगा, कंठ ग्रसनी। क्या होगा, कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी होगा, ठीक है। और बाद में कौन आएगा, तो बाद में होगा श्वास नली, जिसको बोलते हैं ट्रेकिया, श्वास नली। क्या होती है, श्वास नली। और जो लेरिंग्स का जो ढक्कन होता है, लेरिंग्स का ढक्कन, इसका ढक्कन क्या कहलाता है, मतलब इसको ढक करके रखता है, इसका ढक्कन कहलाता है एपिग्लोटिस। क्या कहलाता है, एपिग्लोटिस कहलाता है। और एपिग्लोटिस का कार्य क्या होता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, ठीक है। आगे देखिए, यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। तो जो आपका लेरिंग्स है, कौन, लेरिंग्स, ये 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। तो लेरिंग्स 9 उपास्थि से बना होता है, 9 प्रकार की उपास्थि से बना होता है। मैंने आपको पीछे भी बताया था कि लेरिंग्स 9 प्रकार की उपास्थि से बना होता है। ये क्वेश्चन आएगा तो इसको बंद कर लीजिए, ऐसे बॉक्स में, ऐसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। भोजन को निगलने के दौरान एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करती है। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो जो ये एपिग्लोटिस है ये इसके ऊपर आ जाता है, किस पर, लेरिंग्स पर आ जाता है, ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए, वो भोजन नली में ही जाए। ये भी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था। तथा भोजन को स्वर यंत्र में जाने से रोकती है। स्वर यंत्र में स्वर रज्जु क्या पाए जाते हैं, वोकल कोड फोल्ड्स नामक विशेष संरचना पाई जाती है। स्वर रज्जु श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं। तो स्वर रज्जु में क्या होती हैं, श्लेष्मा झिल्लियां होती हैं, और उनका कार्य क्या होता है, आवाज उत्पन्न करना, जो हवा के बहाव से कपकपी पैदा कर अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या करती हैं, वॉइस उत्पन्न करती है। क्या, इसमें जो लेरिंग्स में जो झिल्लियां पाई जाती हैं वो उनका कार्य होता है अलग अलग तरह की ध्वनियां उत्पन्न करना। तो क्वेश्चन आएगा कि ध्वनियां कौन उत्पन्न करता है, लेरिंग्स, लेकिन लेरिंग्स में भी कौन करता है, झिल्लियां, क्योंकि लेरिंग्स में पाई जाती हैं क्या, श्लेष्मा झिल्लियां पाई जाती हैं, वो करती हैं विभिन्न प्रकार की ध्वनि उत्पन्न। आगे देखिए, आगे अब बात लेते हैं लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दूसरा वाला भाग था ना, ये दूसरा वाला भाग था, 3 भागों पर गया था, ऊपरी, फिर लोअर, फिर आगे गए मांसपेशियां। अब देखिए, निचले श्वसन तंत्र में मुख्यतः किसको शामिल किया गया है, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनी को क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। वह श्वसनिका जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल, कुपिका तथा फेफड़े कार्य करते हैं। तो जो निचला श्वसन तंत्र है, निचला
श्वसन श्वसन तंत्र। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें एक तो आता है क्या, श्वास नली, श्वास नली होती है। एक होती है आपकी क्या, श्वसनी होती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंकाई। एक होता है इसमें क्या, श्वसनिका, श्वसनिका, जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल से। एक होता है कूपिका, क्या होता है, कूपिका। और एक होती है क्या, आपकी फेफड़े। मतलब जो फेफड़े होते हैं वो छोटी छोटी संरचना से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं। इसलिए जो कूपिका होती है ये फेफड़ों की इकाई होती है। तो ये होती है फेफड़ों की इकाई होती है। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है, कूपिका होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं, श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कूपिका और फेफड़ों के बारे में। चलिए तो ये लीजिए, आ रहा आपके पास पहला श्वास नली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेकिया। दोनों वर्ड याद करने हैं। श्वास नली को क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। यह करीब 5 इंच लंबी है, जो कूट स्तरीय पक्षमाभी स्तंभाकार उपकला द्वारा रेखित सी आकार के उपास्थि छल्ले से बनी होती है। तो इसमें छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, उपास्थि छल्लों से बनी होती है ये छल्ले श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। तो छल्लों का कार्य क्या होता है, श्वास नली को चिपकने नहीं देता है, मतलब पिचकने नहीं देता है ये श्वास नली को, छल्लों का कार्य ये है। तथा इसे सदैव खुला रखते हैं। श्वास नली स्वर यंत्र को ब्रोंकाई श्वसनी से मिलाती है तथा श्वास को गर्दन से वक्ष स्थल तक पहुंचाती है। तो जो श्वास नली है, क्या, श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली के ऊपर कौन पाया जाता है, तो श्वास नली के ऊपर पाया जाता है क्या, आपका लेरिंग्स पाया जाता है, लेरिंग्स पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र। और इसके नीचे कौन पाया जाता है, तो इसके नीचे पाया जाता है आपका क्या, इसके नीचे पाया जाता है ब्रोंकाई। क्या पाया जाता है, ब्रोंकाई पाया जाता है, जिसको बोलते हैं श्वसनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्वसनी। ये बात आपको ध्यान में रखना होता है। तो श्वास नली किसको जोड़ने का कार्य करती है, लेरिंग्स को श्वसनी से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। आगे चलिए, वक्ष गुहा में पहुंचकर श्वास नली दाहिनी तथा बाईं और 2 भागों में विभक्त होकर अपनी तरफ से फेफड़ों में प्रविष्ट हो जाती है। इन शाखाओं को प्राथमिक श्वसनी और प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। श्वास नली में उपस्थित उपकला, जिसको बोलते हैं एपिथीलियम, क्या बोलते हैं, एपिथीलियम, श्लेष्मा का निर्माण करती है, जो श्वास के साथ आने वाली वायु को शुद्ध कर फेफड़ों की अग्रसित करती है। तो सुनिए, ये श्वास नली है, जो श्वास नली ऐसे आएगी, आगे जाकर के ये फेफड़ों में ऐसे 2 भागों में बट जाएगी, क्योंकि फेफड़े 2 होते हैं ना हमारे शरीर में, ऐसे। तो एक इस श्वास नली को तो क्या बोल देंगे, प्राथमिक श्वसनी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्राथमिक श्वसनी। और इसको क्या बोल देंगे, द्वितीयक श्वसनी बोल देंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा ऐसे। अब बात कर लेते हैं आगे की तरफ। तो ये तो हो गया श्वास नली के बारे में, इतना ही याद करना है जितना मैंने बताया है। आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं अब श्वसनी के बारे में, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोंकाई या फिर श्वसनिका। वह श्वसनिका है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो श्वसनी और श्वसनिका दोनों के बारे में यहां पर हम बात कर रहे हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स के बारे में। श्वास नली अंत में दाईं और बाईं ओर की श्वसनी में विभक्त होती है। प्राथमिक श्वसनी फेफड़ों में जाकर छोटी छोटी शाखाओं, जिन्हें द्वितीयक श्वसनी कहते हैं, में बट जाती है। प्रत्येक खंड में द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में विभक्त होती है। प्रत्येक तृतीयक श्वसनी छोटी छोटी श्वसनी का ब्रोंकियोल्स में बट जाती है। ये ब्रोंकियोल फेफड़ों में फैले रहते हैं। हर ब्रोंकियोल आगे चल के छोटी छोटी सीमांत ब्रोंकियोल में विभक्त होती हैं। श्वसनी तथा ब्रोंकियोल मिलकर एक वक्सनुमा संरचना बनाते हैं, जो बहुत सी शाखाओं में विभक्त होती हैं। इन शाखाओं के अंतिम छोर पर कूपिकाएं होती हैं। तो कूपिकाएं कहां पर होती हैं, जो श्वसनी होती हैं, ब्रोंकियोल्स होती हैं, इनका जो लास्ट का भाग होता है, अंतिम छोर होता है, वो होता है आपका कूपिका। पाई जाते हैं। गैसों के विनिमय इन कूपिकाओं के माध्यम से ही होता है। तो गैसों का विनिमय किसके माध्यम से होता है, कूपिकाओं के माध्यम से। यह बात आपको ध्यान में रखना है।
तो गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, विनिमय मतलब O2 लेना और देना, ये कौन करती है? कूपिका करती है। तो ये करती है कूपिका। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाऊंगा, केवल ये तो मैं समझा रहा हूं, वैसे जो आपको नोट्स रूम में मिलेंगे। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं फेफड़ों के बारे में, जिसको बोलते हैं लंग्स। ठीक है, अभी हम निचला श्वसन तंत्र पढ़ रहे हैं। जो फेफड़े होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं तथा हल्के गुलाबी होते हैं। क्वेश्चन आएगा फेफड़ों का रंग कैसा होता है? तो फेफड़ों का रंग होता है हल्का गुलाबी रंग होता है। ये एक जोड़े के रूप में शरीर के वक्ष में, तो फेफड़े कहां पर पाए जाते हैं? वक्ष स्थल में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और कितनी जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं, मतलब टोटल 2 फेफड़े पाए जाते हैं। दाएं व बाएं भाग में मध्य पट के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। फेफड़े असंख्य श्वास नलियों, कूपिकाओं, रक्तवाहिनियों, लसिका वाहिनियों, लचीले तंतुओं, झिल्लियों तथा अनेकों कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तो इस स्लाइड में आपको क्या बात याद करनी है कि जो फेफड़े होते हैं उनका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। कितनी जोड़ी पाई जाते हैं? तो एक जोड़ी पाई जाते हैं। एक जोड़ी में टोटल 2 फेफड़े होते हैं, तो टोटल 2 फेफड़े पाए जाते हैं। अगर जोड़ी की बात करें तो एक जोड़ा पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? वक्ष स्थल में पाया जाता है। ठीक है, यह बात आपको समझनी है। आगे बात कर लेते हैं हम। आगे हमारे पास आता है, ये देखिए, ये है मेन बात, मुख्य बात क्या है? ये है, तो सबसे पहले ये लेरिंग्स है। ऊपर ऊपर ये क्या है? लेरिंग्स है। दोबारा से समझा रहा हूं, ये है लेरिंग्स, लेरिंग्स। और लेरिंग्स में ये कितने छल्लों से मिलकर बनी होती? 9, 9 पाए जाते हैं टोटल। ये पूछता है कई बार कि लेरिंग्स में कितने उपास्थि होती हैं, तो 9 उपास्थि होती है टोटल। ठीक है, और श्वास नली में क्या पाई जाती है? आपके छल्ले पाए जाते हैं। और इन छल्लों का कार्य क्या होता है? इन छल्लों का कार्य होता है श्वास नली को पिचकने से बचाना। ठीक है, तो ये होती है आपकी श्वास नली। क्या है? श्वास नली है। ये समझ में आ गया? अब ये देखिए, श्वास नली है, आगे 2 भागों में ऐसे बट रही है, बट रही है ना 2 भागों में। तो ये किसका निर्माण कर लेगी आगे चल करके? ये कर लेगी आपकी श्वसनिका। तो श्वास नली आगे चल करके श्वसनी का निर्माण करती है, ब्रोंकाई का निर्माण करती है। अब ये ब्रोंकाई है, ये जो 2 नलियां हैं ये आगे और नलियों में टूट जाएंगी। ठीक है, तो जो श्वसनी है आगे छोटी छोटी नलिकाओं में टूटती है। इन नलिकाओं को, ये छोटी छोटी जो नलिका हैं, इनको क्या बोलते हैं? श्वसनिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसनिका। ये लिखा हुआ था उस पैराग्राफ में। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको सब समझ में आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो पहली बात, जो लेरिंग्स है, लेरिंग्स का ढक्कन क्या था? एपिग्लोटिस था। क्या था? एपिग्लोटिस। और एपिग्लोटिस क्या कार्य करता है? जब हम खाना खाते हैं तो लेरिंग्स को ढक लेता है, ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और लेरिंग्स 9 उपास्थि से मिलकर बना होता है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। और श्वास नली जो छल्लों से मिलकर बनी होती है, उन छल्लों का कार्य क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आता है। और छल्लों का कार्य क्या होता है? श्वास नली को पिचकने से बचाना। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अब दाहिना फेफड़ा होता है, वो बाएं फेफड़े से लंबाई में छोटा होता है, पर कुछ अधिक चौड़ा होता है, पर कुछ अधिक चौड़ा होता है। तो दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से क्या होता है? लंबाई में छोटा होता है। लंबाई में क्या होता है? छोटा होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दाहिना फेफड़ा होता है, वो क्या होता है? बाएं फेफड़े से छोटा होता है, पर क्या होता है? अधिक चौड़ा होता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? दाहिने फेफड़े के बारे में। कि जो दाहिना फेफड़ा होता है वो क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है और अधिक चौड़ा होता है। पुरुषों के फेफड़े स्त्रियों के फेफड़ों से थोड़े भारी होते हैं। तो यह बात भी ध्यान में रखनी है कि जो पुरुषों में फेफड़े पाए जाते हैं वो स्त्रियों के फेफड़े से अधिक क्या होते हैं? भारी होते हैं। बायां फेफड़ा 2 खंडों में तथा दाहिना 3 खंडों में विभक्त होता है। तो यह बात भी ध्यान में रखनी है कि बायां फेफड़ा कितने खंडों में विभक्त होता है? 2 खंडों में। कितने में होता है? 2 खंडों में। और दाहिना फेफड़ा कितने खंडों में विभक्त होता है? 3 खंडों में। कितने खंडों में? 3 खंडों में विभक्त होता है। प्रत्येक खंड में कई उपखंड होते हैं। प्रत्येक उपखंड में अनेक छोटे खंडों में
विभक्त होते हैं, जिनमें श्वास नली की शाखाएं धमनियों व शिराओं की शाखाएं विभाजित होते हुए एक स्वतंत्र इकाई का गठन करते हैं। तो आपको इस पैराग्राफ में क्या बात ध्यान रखनी है कि जो दाहिना फेफड़ा है वो क्या होता है, थोड़ा छोटा होता है और अधिक चौड़ा होता है। ठीक है, और याद क्या करना है कि जो पुरुषों में जो फेफड़े होते हैं वो स्त्रियों के फेफड़ों की अपेक्षा क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। क्या होते हैं, भारी होते हैं। और जो बायां फेफड़ा होता है वो कितने खंडों में विभक्त होता है, 2 में। और दाहिना फेफड़ा कितने खंडों में विभक्त होता है, 3 फेफड़ों में, 3 खंडों में विभक्त होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इस पैराग्राफ में इतनी ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं। अब प्रत्येक फेफड़ा स्पंजी ऊतकों से बना होता है, जिसमें कई केशिकाएं यानी कैपिलरीज तथा करीब 30 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। कितनी कूपिकाएं होती हैं, 30 मिलियन, लगभग 30 मिलियन कूपिकाएं होती हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कूपिका एक कपनुमा संरचना होती है जो सीमांत ब्रोंकियोल्स के आखिरी सिरे पर पाई जाती है। तो कूपिका कहां पर पाई जाती है, ब्रोंकियोल्स होती है जो श्वसनिका होती है उसके अंतिम सिरे पर पाई जाती है। ये असंख्य केशिकाओं से घिरा रहता है। कूपिका में सल की उपकला की पंक्तियां पाई जाती हैं। तो कूपिका में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है, सल की उपकला ऊतक। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि कूपिका सल की उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है, जो केशिका में प्रवाहित रुधिर से गैसों के विनिमय में मदद करती है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में आपको 2 ही बात ध्यान रखनी है कि जो कूपिका है ये लगभग कितनी होती है, 30 मिलियन। और कूपिका किस उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है, सल की उपकला ऊतक से मिलकर बनी होती है। और कूपिका किसका अंतिम भाग होता है, तो ये होता है ब्रोंकियोल से, श्वसनिका का अंतिम भाग होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं अब किसके बारे में, श्वसन पेशियां के बारे में। अर्थात हमने श्वसन तंत्र को 3 भागों में बांटा गया था, इसका तीसरा भाग आ गया है श्वसन मांसपेशियां। ठीक है, चलिए, फेफड़ों में गैस विनिमय हेतु कुछ मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। ये मांसपेशियां श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए मध्य पट यानी जो डायफ्राम होता है वो क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है। मतलब श्वास लेने व छोड़ने में मदद कौन करता है, आपका डायफ्राम करता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। डायफ्राम को क्या बोलते हैं, मध्यपट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मध्यपट। तो मुख्य रूप से श्वसन के लिए उत्तरदायी कौन है, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन है, डायफ्राम है, मध्यपट है। मध्यपट कंकाल पेशी से बनी हुई एक पतली चादरनुमा संरचना है जो वक्ष स्थल की सतह पर पाई जाती है। तो डायफ्राम कहां पर पाया जाता है, वक्ष स्थल में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, वक्ष स्थल में पाया जाता है। मध्यपट अर्थात डायफ्राम के संकुचन से वायु नासिका से होती हुई फेफड़ों के अंदर प्रविष्ट होती है। तो फेफड़ा जो होगा जब ये संकुचित होगा, क्या होगा, संकुचित होगा। जब फेफड़ा संकुचित होता है, यहां से क्वेश्चन आता है, जब डायफ्राम डायफ्राम क्या होगा, संकुचित होगा, संकुचित होगा, तब जो वायु है अर्थात O2 है, ये कहां पर आएगी, फेफड़ों में आएगी। कहां पर आएगी, फेफड़ों में। क्या आएगी, फेफड़ों में आएगी। ठीक है, तो संकुचित होगा तो वायु फेफड़ों के अंदर आएगी तथा शिथिलन से होगा। और जब डायफ्राम क्या होगा, शिथिलन होगा, शिथिलन मतलब पिचकेगा ये। ठीक है, ऊपर जाएगा जब ये डायफ्राम, तो जो O2 है, सॉरी जो CO2 है, CO2 जाएगी। क्यों, CO2 जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कोशिकाएं क्या बनाती है, CO2, और CO2 आती है फेफड़ों में। फिर तो जो CO2 है और साथ में थोड़ी बहुत O2 भी होती है, ये जाएगी क्या, फेफड़ों से बाहर जाएगी। फेफड़ों से बाहर अर्थात हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो पूछेगा कि शिथिलन के समय क्या होता है, फिर वायु अंदर आती है या फिर बाहर आती है, ये पूछेगा। ठीक है, चलिए, शिथिलन से वायु फेफड़ों के बाहर निकलती है। इसके अतिरिक्त पसलियों में विशेष प्रकार की मांसपेशियां इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं जो मध्यपट के संकुचन व शिथिलन में क्या करती हैं, सहायक करती हैं। तो जो आपकी पसलियां होती हैं, पसलियां जो मांसपेशियां होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, मध्यपट अर्थात डायफ्राम के
संकुचन एवं शीतलन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं अब श्वसन का क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पिरेशन। चलिए, फुफ्फुसीय वायु अर्थात जो फेफड़ों की जो वायु होती है, वो संचालन फेफड़ों में वायु के अंदर आने व बाहर निकलने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो गैसीय विनिमय को सहज बनाती है। इस वायु संचालन के लिए श्वसन तंत्र वायुमंडल तथा कूपिका के मध्य ऋणात्मक दबाव प्रवणता तथा मध्य पट के संकुचलन का उपयोग करता है। तो किसका कार्य करता है ये, ऋणात्मक दबाव प्रवणता, इसका कार्य करता है ये। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नहीं भी रखो तो कोई भी दिक्कत नहीं है ये। ठीक है, इस कारण वायुमंडल से अधिक दबाव वाली वायु फेफड़ों में प्रविष्ट होती है। श्वसन की प्रक्रिया दो स्तरों पर संपादित होती है। तो श्वसन की जो प्रक्रिया वो कितने स्तरों में संपादित होगी, दो स्तरों में। अब दोनों स्तर चेक कर लेते हैं। चलिए, दो स्तर हैं। पहला स्तर आ गया है बाह्य श्वसन, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या होता है, तो इसमें गैसों को विनिमय हवा से भरी कूपिकाओं तथा केशिकाओं में प्रवाहित रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है। यह बात होगी इसके बारे में, बाह्य श्वसन के बारे में। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है कि गैसों का जो विनिमय होता है वो हवा से भरी कूपिकाएं, यानी कूपिका वायु से भरी होती हैं, तथा केशिका में प्रवाहित रक्त, केशिका में क्या होता है, रक्त होता है। क्या होता है, रक्त के मध्य गैसों के आंशिक दबाव के अंतर के कारण होता है ये। तो ठीक है, तो किसके अंतर के कारण होता है, जो कूपिका होती है उसमें वायु भरी होती है, और जो रक्त होता है किसमें होता है, केशिका में होता है। इसमें इनका आंशिक दबाव होता है, उनके अंतर के कारण होता है बाह्य श्वसन। और आंतरिक श्वसन कब होगा, जिसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पिरेशन। तो इंटरनल रिस्पिरेशन कब होता है, इसमें गैसों का विनिमय केशिकाओं में प्रवाहित रक्त तथा ऊतकों के मध्य विसरण के माध्यम से होता है। तो आंतरिक जो श्वसन होता है वो किसके कारण होता है, विसरण के कारण होता है। किसके कारण होता है, विसरण के कारण। यह बात आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन आएगा आंतरिक श्वसन होता है, वो क्वेश्चन देगा विसरण के कारण, प्राशन के कारण, फिर या फिर बोलेगा विसरण और प्राशन दोनों, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। और विसरण को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। और विसरण क्या होता है कि पदार्थ की सांद्रता का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आज की हमारी क्लास की श्वसन के बारे में क्लास। जो मैंने बॉक्स बनाए हैं उन बॉक्सों को याद जरूर करके जाना है। ठीक है, बाकी का याद भी करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जो बॉक्स बनाए हैं उनको याद जरूर करके जाना है, और जो डायग्राम थे उनको याद करके जाना है, क्योंकि वो यहां से रास्ता पूछेगा, मार्ग पूछेगा श्वसन का। ठीक है, और एक याद करके जाना, कूपिका क्या होते हैं, तो कूपिका क्या होते हैं, फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस क्लास में। अगले वाले क्लास में हम उत्सर्जन के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा जो ये चैप्टर है आपका मानव शरीर एवं संरचना ऊतक एवं अंग तंत्र, ये थोड़ा बड़ा है थोड़ा चैप्टर। तो इसमें 4 क्लास में हो जाएगा, लगभग 4 या 5 क्लास में करा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन करने के बाद में आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे। ठीक है, इस चैप्टर के करा दूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या क्या आएंगे वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले।